नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? उम्मीद है तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और पढ़ाई में मन लग रहा होगा। तो आइए पढ़ाई में थोड़ा सा और ध्यान देते हैं और देखते हैं माध्यम और प्रविधियाँ। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने देखा कला का तत्व, कला की परिभाषा, कला का अर्थ, कला में परिप्रेक्ष्य, कला की षडांग, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे पिछली वाली क्लास में ज़रूर देख लें। बहुत अच्छे से समझाया गया है और अपने आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा उससे। इसके आगे आज हम लोग देखेंगे कला में माध्यम क्या होता है, प्रविधियाँ क्या होती हैं, टेम्परा क्या होता है, तैल रंग क्या होता है, वाष्प रंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों माध्यम और प्रविधियाँ से। तो माध्यम होता है भारतीय शिल्प शास्त्रों में कला के लिए प्राविधिक ज्ञान आवश्यक बताया गया है। प्राविधिक ज्ञान होता है वही जो माध्यम बताया जाता है, उसी को प्राविधिक ज्ञान कहते हैं। तो उसको बहुत ही आवश्यक बताया गया है। समस्त प्रविधियों के प्रयोग का आधार वह पदार्थ है जो चित्र रचना के समय रंगों को मिश्रित किया जाता है, उसे कला की भाषा में माध्यम कहा जाता है। जो चित्र रचना के समय रंगों में मिश्रित किया जाता है उसे ही कला का माध्यम कहते हैं। कला की भाषा में माध्यम के दो मुख्य वर्ग होते हैं या प्रकार होता है। शुष्क माध्यम मतलब सूखा माध्यम, आद्य माध्यम मतलब गीला माध्यम। शुष्क मतलब सूखा, आद्र मतलब गीला। दो माध्यम होता है, सूखा माध्यम, गीला माध्यम। आगे हम लोग देखेंगे शुष्क माध्यम क्या होता है। शुष्क माध्यम भी दो प्रकार के होते हैं, चूड़ित व पेस्टल। रंगोली जैसे चूड़ित में आ जाता है, रंगोली, सांझी, चौक पूर्णा चूड़ित के अंतर्गत आते हैं। रंगोली हम लोग बनाते हैं तो चूड़ा टाइप का, थोड़ा थोड़ा सा चावल के आटे जैसा लगता है, भुरभुरा टाइप का, उससे हम लोग रंगोली नीचे ज़मीन पे बनाते हैं। और सांझी भी कुछ इसी टाइप का बनता है। चौक पूर्णा भी हमारे, ये जो हम लोग चौक पूरते हैं वो भी आटे से ही बनाया जाता है। तो हमारा सूखे में चूड़ित में आता है, ये सब अंतर्गत आता है। और ये प्राचीन शास्त्रों में चित्रों की चूड़ित पद्धति को धूलि चित्र कहा गया है, डस्ट पेंटिंग कहा गया है। धूलि चित्र की रचना प्राय भूमि पर की जाती है। बंगाल की लोक कला अल्पना में पानी मिलाकर रंगों को जमीन पर सजाते हैं, तो इन्हें शुष्क माध्यम में नहीं रखा जाता है। ऑब्वियसली जब रंग में पानी मिल गया तो वो गीला हो गया, वो तो सूखा रह ही नहीं गया, तो इसको कैसे शुष्क माध्यम में रखेंगे? वो तो आर्द्र माध्यम में आ गया ना, इसलिए ये आर्द्र माध्यम में आएगा। और हमारा पेस्टल रंग सर्वशुद्ध और साधारण माध्यम है, ये शुष्क माध्यम है। पेस्टल रंग हमारा शुष्क माध्यम है, ये ध्यान रखने योग्य है। पेस्टल रंग के लिए कागज खुरदरा होना चाहिए। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए फिक्सेटिव घोल को लगाते हैं। पेस्टल रंग में फिक्सेटिव प्रयोग में सूखे रंगों का प्रयोग करते हैं। पेस्टल रंग का प्रयोग 15वीं शताब्दी में आरंभ से 16वीं शताब्दी में दिखाई देने लगा। सॉरी दोस्तों, दिखाई देने लगा। पेस्टल रंग का सफल प्रयोग 20वीं शताब्दी के यूरोपीय कलाकार एडगर देगा ने किया था, जिन्होंने इस माध्यम को अन्य माध्यमों में के मिश्रण से नए प्रभाव उत्पन्न किए थे। तेल पेस्टल साधारण पेस्टल रंगों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। जल रंग, आगे देखते हैं जल रंग क्या होता है। तो जल रंग की खोज सबसे पहले 18वीं शताब्दी में पार्स एंड बाई ने की, इंग्लैंड में किया था। जल रंग की खोज 18वीं शताब्दी में पार्स एंड बाई ने इंग्लैंड में किया था। जल रंग का प्रयोग मुख्यतः कागज पर किया जाता है। जल रंग चित्रण के लिए सेबल नामक हिरण के बालों की तूलिका सर्वोत्तम रहती है। जल रंग ट्यूब तथा टिकिया दोनों में आते हैं। ट्यूब के रंग की अपेक्षा टिकियों के रंग उत्तम होते हैं। जल रंग चित्रण हेतु मोटा एवं कड़ा कागज उपयुक्त रहता है। चीन में निर्मित कागज जल रंगों के कार्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जल रंग चित्रण के कैंट, फैब्रियानो, सैंडर्स, कार्ट्रिज तथा हर्ट्समैन से धरातल प्रयोग में लाए जाते हैं। हॉर्समैन कागज का उत्पादन इंग्लैंड के जे हॉर्समैन कंपनी में होता है। जल रंग की लाइट टू डार्क, जल रंग में लाइट टू डार्क के आधार पर कार्य किया जाता है। पहले लाइट कलर लगाया जाता है, फिर डार्क कलर लगाया जाता है। वही तेल रंग में इसका अपोजिट होता है, डार्क टू लाइट होता है। और जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ दिया जाता है। जल रंग में सफ़ेद रंग मिला देने से पारदर्शिता खत्म हो जाती है और वह अपारदर्शी हो जाता है। तकनीकी की दृष्टि से जल रंग की दो श्रेणियाँ होती हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी में वॉश, ग्लेजिंग, आला
प्राइमा, स्पाजिंग, वेराइगेट्स, ये सब पारदर्शी में आता है। वहीं अपारदर्शी में स्टिपलिंग, स्कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग, ग्वास, ओपेक, ये सब अपारदर्शी में आता है। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंग को ग्वास कहते हैं। जल रंग में कागज साधारणतः 3 श्रेणियों में प्राप्त होते हैं: चिकना कागज, मध्यम कागज, मोटा कागज। आगे देखते हैं पेंसिल। पेंसिल की खोज सर्वप्रथम 1662 ईस्वी में इंग्लैंड में H. L. फेबर ने किया था। पेंसिल कंपनी की स्थापना 1761 ईस्वी इंग्लैंड में हुई थी। पेंसिल का सर्वप्रथम प्रयोग मिस्रवासियों द्वारा 16वीं शताब्दी में किया था। पेंसिल के लिए सीडार की लकड़ी अच्छी मानी जाती है। पेंसिल में काला भाग ग्रेफाइट का होता है। एच पेंसिल हार्ड होता है। एच मतलब होता है हार्ड, एच का एच से हार्ड होता है, तो एच का पेंसिल हार्ड होती है। H2 जितना आगे बढ़ेगा, H2, H3, H4, H5 है, जितना बढ़ेगा उतना ही हार्डनेस बढ़ेगा। और बी पेंसिल मतलब सॉफ्ट या मुलायम होता है। बी पेंसिल से ब्लैकनेस भी, ब्लैक का बी पहला शब्द लिया गया है, जैसे हार्ड का पहला शब्द एच लिया गया है। तो वैसे बी पेंसिल सॉफ्ट होती है और ब्लैकनेस में आती है। तो बी जितना बढ़ेगा उतना, जैसे B2, B3, B4, B5, B6, बी जितना बढ़ेगा उतना हार्डनेस और ब्लैकनेस का द्योतक होगा। एच उतना मुलायम और ब्लैकनेस होगा। और एच बी पेंसिल में एच हार्डनेस और बी ब्लैकनेस का द्योतक होता है। पेंसिल 15 डिग्री एंगल पर दिखाई देता है। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक NJ कांटे थे। एगल पेंसिल कंपनी की स्थापना बावेरियन अप्रवासी डेनियल विल्जालियर ने 1800 वेरोल्जाइमर ने 1856 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में किया था। ईगल पेंसिल कंपनी की स्थापना बावेरियन अप्रवासी डेनियल वेरोल्जाइमर ने 1856 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया था। सामान्य पेंसिल की लंबाई सामान्य पेंसिल की लंबाई 19 सेंटीमीटर होती है और 7.5 इंच में आता है। और 7.5 इंच में, और सामान्य पेंसिल गोल या हेक्सागोनल होती है। सर्वश्रेष्ठ पेंसिल HB पेंसिल को माना जाता है। आगे देखते हैं तैल रंग। तैल रंग चित्रण मध्यकालीन माध्यम है। इस पद्धति का चित्रांकन स्थायी रहता है और इसमें चमक भी रहता है। यूरोप में इसका प्रचलन व्यापक रूप से हुआ था। तैल रंग की खोज 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के मध्य आइक बंधुओं ने जॉन वन आइक ने नीदरलैंड हॉलैंड में किया था। तैल रंग गहरे से हल्का डार्क टू लाइट लगाया जाता है। तैल रंग के लिए सर्वोत्तम चित्रभूमि कैनवास होता है। तैल रंग चित्रण के लिए माध्यम के रूप में साधारण तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन, आलसी का तेल, लिंसीड ऑयल का प्रयोग होता है। तैल रंग में कैनवास मुख्यतः लिनन या सूती का या काटन का होता है। दोनों के मिश्रित के धागों से बनते हैं। तैल रंग में चित्रण के लिए हाग हेयर, सुअर के बालों वाली तुलिका सर्वश्रेष्ठ होती है। तेल चित्रण में डिपर का इस्तेमाल किया जाता है। पूछा जाता है कि डिपर किस में इस्तेमाल किया, डिपर किससे संबंधित है, तो डिपर तैल रंग से संबंधित है। डिपर तैल रंग से संबंधित है। तेल चित्रण की तकनीकी स्कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग तथा ब्रोकन कलर है। चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा के तारपीन का तेल टर्पेंटाइन ऑयल कहते हैं। तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित लगाने की क्रिया को एनकास्टिंग कहते हैं। आगे देखते हैं टेम्परा क्या होता है। तो टेम्परा चित्रण की वह विधि है जिसमें माध्यम के रूप में किसी बंधक या पायस का प्रयोग होता है। चित्र बनाते समय रंगों को तेल, जलीय दोनों प्रकार के तत्वों से युक्त द्रव माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहलाता है। जिसमें तेल और जल दोनों मिलाया जाए उस माध्यम को टेम्परा कहते हैं। टेम्परा का माध्यम द्रव अवस्था में जल में घुलनशील होता है, किंतु सूखने के पश्चात उसकी सतह पर जल अथवा तेल भी किसी माध्यम में पुनः कार्य किया जाता है। टेम्परा शब्द टेम्पर से बना है, जिसका अर्थ होता है पदार्थ को कड़ा करना या बल उत्पन्न करना। टेम्परा चित्रण के लिए चित्रभूमि कागज, ताड़पत्र और चूने द्वारा तैयार भित्ति चित्र होता है। टेम्परा चित्रण के लिए चूने द्वारा तैयार भित्ति चित्र सर्वोत्तम मानी गई है। टेम्परा चित्रण के लिए सेबल तथा ब्रिसल तुलिका उपयुक्त होती है। टेम्परा चित्रण में विभिन्न परतों पर काम किया जाता है, जैसे आर्द्र माध्यम के अंतर्गत जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक आदि माध्यम आते हैं।
प्रारंभिक यूनानी सब पेटिका पर किए गए चित्रण को टेम्परा का प्रयोग किया गया था। टेम्परा चित्रण के लिए धरातल जिप्सम ग्राउंड, कैसीन ग्राउंड तथा इनामिल लगी धातु की प्लेट आदि कार्य किया जाता है। अब देखते हैं एक्रेलिक क्या होता है। सॉरी। तो एक्रेलिक हमारा एक्रेलिक रंग की खोज 20वीं शताब्दी में संडे पेंटर्स ने फ्रांस में इस माध्यम में काम किया था। एक्रेलिक चित्रण का सफल प्रयोग लैटिन ग्रुप के द्वारा अमेरिका में 1920 ईस्वी में किया गया था। एक्रेलिक का जल एवं तेल दोनों माध्यम में प्रयोग किया जाता है। एक्रेलिक रंग पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों होते हैं। एक्रेलिक रंगों में ग्लास, मैट, जल माध्यम का प्रयोग होता है। एक्रेलिक सबसे आधुनिक रंग माध्यम माना जाता है। डॉक्टर रोहम ने एक्रेलिक रेजिन की खोज की थी। भारत में एक्रेलिक रंग का सर्वप्रथम प्रयोग सतीश गुजराल ने किया था। रंगों द्वारा धरातल पर चित्रण करना पेंटिंग कहलाता है, परंतु रंगों को धरातल पर जिस विधि से प्रयुक्त किया जाता है वह तकनीकी कहलाता है। तुलिका, नाइफ या स्पैटुला की सहायता से धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना इम्पेस्टो कहा जाता है। और इस इम्पेस्टो का आरंभ ब्रिटिश चित्रकार जॉन ब्रैडबाइन ने किया था। अब देखते हैं भित्ति चित्रण क्या होता है। तो भित्ति चित्रण हमारा चित्रों की रचना परंपरागत बहुत प्राचीन है। भित्ति चित्रण की एक विधा जिसमें प्लास्टर गीला होने पर रंगों को लगाया जाता है फ्रेस्को चित्रण कहा जाता है। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की 3 परत लगाई जाती है। 3 परत लगाई जाती है। आगे फ्रेस्को की 2 तकनीकी होती है। फ्रेस्को सेस्को मतलब सूखी दीवारें, और फ्रेस्को ब्यूनो मतलब गीली दीवारें। फ्रेस्को बूनो को फ्रेस्को सेस्को चित्रण कहते हैं। दीवार पर बने चित्रों को भित्ति चित्रण कहते हैं। भित्ति चित्रण परंपरा की शुरुआत जोगीमारा से मानी जाती है। फ्रेस्को सेस्को सूखी भित्ति पर किया जाता है, जबकि फ्रेस्को ब्यूनो गीली भित्ति पर किया जाता है। भित्ति चित्रण की तकनीकी टेम्परा, सिग्रेफिटो तथा फ्रेस्को होता है। फ्रेस्को सेस्को तकनीकी में वैक्स वर्निश की जाती है। सिग्रेफिटो का विकास 13वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। नीचे वाली परत को खुरचना सिग्रेफिटो कहलाता है। सिग्रेफिटो को जिस टूल से प्रथम अंकन खुरचा जाता है उसे स्टाइलस कहा जाता है। क्रेयान से बने चित्रों पर डामर वर्निश प्रयुक्त की जाती है। 2 रंगों के प्रत्यक्ष धरातल पर पास लगाकर मिश्रण करना का प्रभाव उत्पन्न करना दृष्टिगत मिश्रण ऑप्टिकल मिक्सचर कहलाता है। अब देखते हैं वाष्प चित्रण क्या होता है। तो वाष्प चित्रण हमारा वाष्प विधि का प्रारंभ पुनरुत्थान काल में महत्वपूर्ण रहा है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम अवनीनाथ की कृतियों में मिलता है। जल रंग चित्रण की एक विधा जिसमें एक रंग को धरातल पर लगाकर सूखने पर उसे बार बार धोना, पुनः रंगना, फिर धोना वाष्प कहलाता है। वाष्प चित्रण का प्रारंभ बंगाल स्कूल से माना जाता है। सैनग्यून ड्राइंग 14वीं शताब्दी में प्रचलन हुई थी। रंग की एक परत लगाने के पश्चात पेस्टल स्टिक के कड़वत संघात लगाकर पोत की रचना करते विविध को दर्शाना फेदरिंग कहलाता है। आगे देखते हैं किसी खुरदुरी सतह वाले धरातल पर कागज रखकर यदि उसके ऊपर रंगों को चपटा करके घिसेंगे तो धरातल का पोत कागज पर बन जाएगा। इसी को फ्राटेज या फ्रोटेज कहते हैं। माध्यम में प्रविधियों की शब्दावली क्या होती है, अब हम ये देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, खांसी आ रही है, ठीक ही नहीं हो रही है खांसी, क्या किया जाए इसमें। देखते हैं कि माध्यम में प्रविधियों की शब्दावली क्या होती है। तो पेस्टल रंग के लिए एक धरातल खुरदरा होना चाहिए। रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन को तान कहते हैं। किसी एक आकृति को अन्य आकृति की तुलना में प्रमुखता देना प्रभाविता कहलाता है। परिप्रेक्ष्य लैटिन मूल का शब्द है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। परिप्रेक्ष्य लैटिन मूल का शब्द है। पूछा जाता है परिपेट किस भाषा का शब्द है, तो परिप्रेक्ष्य लैटिन मूल का शब्द है।
जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार दृश्य को देखता है स्थिर बिंदु कहलाता है। क्षितिज रेखा के बिंदु वे बिंदु जहाँ आकृति की दोनों अथवा तीनों ओर की सीमा रेखाएं आकर मिलती हैं अदृश्य बिंदु कहलाता है। स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को दृष्टिपथ रेखा कहते हैं। किसी निश्चित कोण पर वस्तु को देखने पर उसे लघुता आ जाती है, उसे स्थित जन्य लघुता कहते हैं। जो पदार्थ रंग के कणों पर बांधता है बाइंडर कहलाता है। कैनवास क्लॉथ को फ्रेम पर कसने के पश्चात उस पर स्तर की जो परतें लगाई जाती है उसे भूमि बंधन कहते हैं। पूछा जाता है कि भूमि बंधन क्या होता है, तो भूमि बंधन कैनवास पर जो क्लॉथ फ्रेम पर कसने के पश्चात उस पर जो अस्तर की परत लगाई जाती है उसे भूमि बंधन कहते हैं। और जब चित्रण की पूर्ण रूप जब चित्रण पूर्ण रूप से सूख जाए तो वार्निश का प्रयोग करना चाहिए। तैल चित्रों को जिस स्टैंड पर रखकर चित्रण कार्य किया जाता है उसे इजल कहते हैं। तैल चित्रण जब हम करते हैं, जो स्टैंड लगाते हैं उस पर जो ऊपर हमारा कैनवास या फिर कोई भी धरातल होता है उसको स्टैंड को हम लोग इजल बोलते हैं। जल रंग कागज को गीला करके बोर्ड पर कागज ब्राउन टेप से चिपकाया जाता है, इसे माउंटिंग कहते हैं। छोटे छोटे बिंदु द्वारा छाया प्रकाश को ध्यान रखते हुए चित्रण करना बिंदुवर्ता स्टिपलिंग कहा जाता है। बिंदुवर्तना स्मजिंग अर्थात कठोर किनारों को अंगूठे या अंगुली से सहायता से मिक्स या रब करते कठोरता को कम करना स्पूमेटो कहलाता है। इंटेग्लियो की वह तकनीकी जो जल रंग वास के समान प्रभाव उत्पन्न करती है क्वांटिंग कहलाती है। रंगों को मिश्रित करने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक की प्लेट को रंग पैलेट कहते हैं। आगे दो रंगों को कोमलता पूर्वक कैनवास पर तुलिका से मिश्रित करने को ब्लेडिंग कहते हैं। ड्राई ब्लेडिंग करने के लिए कागज को कसकर लपेट कर पेंसिल के आकार का टूल को टारचान कहते हैं। रंगों की बूंदों को धरातल पर डालकर मुंह से फूंक मारना या स्ट्रा की सहायता से फूंक मारकर कलात्मक पोत का रचना करना ब्लोन ब्लाट्स कहलाता है। बिना किसी मिश्रण के रंगों को अलग अलग स्ट्रोक लगाना जो मोजाइक के समान प्रभाव उत्पन्न करे उसे ब्रोकन कलर कहते हैं। इसका सर्वप्रथम कांस्टेबल ने प्रयोग किया था। तुलिका नाइफ या स्पैटुला की सहायता से धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना इम्पेटो कहलाता है। सूखे हुए कठोर ब्रश या टूथ ब्रश से रंगीन धरातल अंगुली के अग्रभाग से स्प्रे करना स्पैटरिंग कहलाता है। तैल रंगों के चित्रण करने यदि धरातल पर गाढ़ा रंग लग जाए तो उसे कागज की शीट से सोख लिया जाता है, उसे टाकिंग कहते हैं। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को एक बार में पूर्ण करना आला प्राइमा कहलाता है। जॉन कांस्टेबल ने रंगों को सीधे कैनवास पर लगाने के लिए ग्रीसाइल पद्धति का आविष्कार किया था। रंग की एक परत सूख जाने पर रंग की दूसरी पारदर्शिक परत लगाना, जिससे नीचे की ओर परत दिखाई दे, ग्लेजिंग कहलाती है। कागज की कतरन धरातल पर चित्रण के स्थान पर विभिन्न वस्तुओं को चिपका कर रचना करना उसे कोलाज कहते हैं। टीजांटिंग टूल का प्रयोग जावा निवासी मोम लगाने के लिए करते थे। बाटिक चित्रण में फ्लेक्स के ज़्यादा लगाने के लिए पैराफिन मोम अधिक मात्रा में मिलाया जाता था। ट्राई एंड ड्राई को जापान में शिबोरी कहते हैं। कैनवास पर कार्य करने समय हाथ टिकाने के लिए प्रयुक्त स्टिक को माही स्टिक कहते हैं। पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना हैचिंग कहलाता है। तैल रंग में मोम मिलाकर हल्का गर्म कैनवास पर लगाना एनाकास्टिंग कहलाता है। खसड़ा एक स्केच है। रूप के अंदर निहित भाव को अर्थसार कहते हैं। जनसाधारण के जीवन से संबंधित चित्रों की जेनर पेंटिंग कहते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कंपनी शैली को माना जा सकता है। कंपनी शैली में जेनर चित्र ज़्यादा बने हैं। चीड़ के
चीड़ के पेड़ से निकले हुए लीसा को तारपीन का तेल प्राप्त होता है। विभिन्न आकृतियों की सज्जा हेतु अनेक प्रकार के बेल बूटे आदि चित्रण करने की अलंकारिक कला कहते हैं। चिरास्क्यूरा का अर्थ छाया एवं प्रकाश का संतुलन प्रयोग होता है। चिरास्क्यूरा का प्रयोग लियोनार्डो द विंची ने किया था। व्यवहारिक कार्यों में काम करने वाले कला को व्यापारिक कला कहते हैं। तो दोस्तों, ये सब हमने आज सीखा कि कला के मुख्य शब्दावलियाँ क्या होती हैं। ये शब्दावलियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। कभी कभी एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चिरस्क्यूरा क्या है, ये सब जनसाधारण चित्रों को क्या कहते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत बार बने हुए हैं और आगे भी बन सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें और अच्छे से चीज़ें याद कर लें, समझ लें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।